बॉनी अनामिका अपने पिता सुभाष के साथ कुल्हाड़ी लेकर जंगल की ओर जा रही होती है। शादी करके तुम ससुराल चली जाओ, लकड़ियाँ काटने का काम क्यों कर रही हो? क्योंकि मैं अभी भी आपकी बेटी हूँ पिताजी। तुमसे बात करना ही बहुत मुश्किल है बेटा। तुम इस पेड़ के नीचे बैठो, मैं लकड़ियाँ काट के ले आता हूँ। बाद में हम दोनों उसे मिलके घर ले चलेंगे। ऐसे नहीं चलेगा पिताजी, आप लकड़ियाँ काटेंगे तो मैं भी आपके साथ लकड़ियाँ काटूंगी। तुम ना बहुत जिद्दी हो बेटा। मैं बॉनी भी हूँ और जिद्दी भी हूँ। इस तरह बाप बेटी मुस्कुराते हैं और फिर नहर के तरफ चले जाते हैं। वहाँ वो देखते हैं कि जवान का ड्रेस पहना हुआ रमेश जमीन पे गिरा पड़ा हुआ है। दोनों घबरा जाते हैं। वो जल्दी जल्दी रमेश के पास जाते हैं। सुभाष रमेश का हाथ पकड़ के सांसें देखने लगते हैं। अनामिका खड़ी होकर ये सब देख रही होती है। जिंदा है ना पिताजी? हाँ बेटा, अभी तक तो इसकी सांसें चल रही है। हमें जल्दी से इसे अस्पताल में ले जाना होगा। ठीक है पिताजी। इस तरह कहकर सुभाष जल्दी से बेहोश रमेश को अपने कंधे पे उठा लेते हैं और जाने लगते हैं। अनामिका जल्दी से उसके गिरे हुए जूते अपने हाथों में उठा लेती है और पिताजी के पीछे पीछे जाने लगती है। ठीक उसी वक्त शारदा अपने घर पे जवान बेटा रमेश की तस्वीर देखते हुए कहने लगती है, कहाँ हो बेटा? आज तुम्हारा जन्मदिन है। 2 महीने हो गए तुमसे बात किए हुए। कैंप पे फोन किया तो उन्होंने कहा कि तुम किसी मिशन में हो। कहीं भी रहो बेटा, बस तुम हमेशा खुश रहो। हम सब तुम्हें सुरक्षित देखना चाहते हैं। इस तरह कहते हुए वो रोने लगी। तब तक प्रसाद पूजा का सामग्री एक टोकरी में लेकर वहाँ पे आते हैं। वो देखते हैं कि शारदा अपने बेटे की तस्वीर को देख देख कर बहुत दुखी हो रही है। दुखी मत हो शारदा, हमें तो गर्व होना चाहिए। हमारा बेटा जवान होके देश के लिए लड़ रहा है। इसीलिए बेटा कैसे भी हो, कहीं भी हो, बस सुरक्षित रहे, यही तुम काम ना करो। ऐसा कहकर वो फिर से रमेश की तस्वीर दीवार पे जाके टांग देती है। प्रसाद बहुत प्रेम भाव से शारदा का हाथ पकड़ के घर से बाहर निकल आते हैं। वो सरकारी अस्पताल था। सुभाष और अनामिका ऑपरेशन थिएटर के बाहर खड़े होकर जलते हुए लाल बत्ती को आश्चर्य होकर देख रहे थे। कुछ नहीं होगा बेटा, वो लड़का ठीक रहेगा। ऐसा वो कह ही रहे थे, तभी डॉक्टर साहब ऑपरेशन थिएटर से बाहर निकल आते हैं। सुभाष और अनामिका डॉक्टर साहब क्या कहेंगे ये जानना चाह रहे थे। देखिए, वो अभी कोमा में चला गया है। अब कब वो कोमा से बाहर निकल के आएगा ये कहना बहुत मुश्किल है। यहीं पे रख के उसकी जांच करनी होगी। हमें उसकी अच्छे से देखभाल करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब जब ऐसा कह रहे थे, अनामिका और सुभाष बस उन्हें देखे ही जा रहे थे। उधर शारदा और प्रसाद मंदिर में जाके रमेश के नाम पे पूजा देते हैं। पंडित जी, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है। गांधारी गोत्र है, उसका नाम रमेश है। देश का जवान है, बस वो सुरक्षित रहे। जरूर माँ जी, ईश्वर आपके बेटे की सदा सुरक्षा करे। इस तरह से कह के पूजा के सारे सामग्री लेकर पंडित जी मंदिर के अंदर चले जाते हैं। मंत्र पढ़ के वो पूजा पाठ करते हैं। फिर आरती लेकर वो शारदा और प्रसाद के पास आते हैं। शारदा और प्रसाद माँ देवी को प्रणाम करके फिर वहाँ से चले जाते हैं। इसी तरह दिन निकल रहे थे। बॉनी अनामिका रमेश के कपड़े बदलने के लिए देखभाल के लिए अस्पताल जाया करती थी। सुभाष जंगल जाके लकड़ियाँ काटते थे और उन लकड़ियों को बेच के जो पैसे होते थे वो अपनी बेटी के शादी के लिए वो जमाते थे। तभी एक दिन शारदा अपने पति प्रसाद से कहती है, अजी चलिए ना, एक बार हम अपने बेटे के कैंप में जाके रमेश से मिलाते हैं। पिछले 2-3 दिनों से रमेश का मैं सपना देख रही हूँ। मुझे अपने बेटे से मिलने का बहुत मन हो रहा है। शारदा, माँ के दिल को मैं समझ रहा हूँ, पर तुम्हें अपने बेटे की परिस्थिति को भी समझना होगा। बेटा मिलिट्री में है, देश का रक्षा करना उसका मुख्य उद्देश्य है। वो बहुत दूर रहता है। अगर हम उतना दूर चले भी गए तो वो हमें उससे मिलने नहीं देंगे। अगर चाहो तो सीनियर अफसर से तुम बात कर लो। इतना कहकर फोन लगाकर वो शारदा को देते हैं। शारदा फोन पे बात करती है। हमें आप पर आपकी बातों पे पूरा भरोसा है। हमें अपने बेटे से थोड़ी देर के लिए बात करनी है सर। बहुत दिन हो गए हम उसकी आवाज तक नहीं सुने। 2-3 दिनों में रमेश जहाँ पे है मैं वहीं पे जा रहा हूँ। उसके बाद मैं आपको उससे बात करवा दूंगा। सर, मैं आपके यहाँ आऊंगी, आप एक बार मेरे बेटे से मिलवा दीजिए। नहीं माँ जी, ये संभव नहीं है। बिना बताए आप यहाँ पर मत आइए। ठीक है सर, कम से कम एक बार मेरे बेटे से हमें बात करवा दीजिए।
इतना कहकर शारदा फोन रख देती है। उधर आर्मी ऑफिसर, रमेश, तुम्हें संदेह होने की वजह से 2 लोगों का पीछा करते हुए तुम गायब हो गए। तुम कहाँ हो, क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता से मैं क्या कहूँगा? इतना कहकर वो दुखी हो जाते हैं। इसी बीच सुभाष अपनी बौनी बेटी अनामिका की शादी तय कर देते हैं, पर अनामिका को वो बिल्कुल पसंद नहीं था। पिताजी, मुझे शादी नहीं करनी, मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी। तो क्या तुम्हें वो जवान सैनिक लड़का पसंद है? हाँ पिताजी, मुझे पूरा भरोसा है कि वो कोमा से जरूर निकल आएंगे। मैं अभी उसी के पास जा रही हूँ। इतना कहकर अनामिका अपने घर से निकल के अस्पताल में रमेश के पास चली जाती है। रमेश के आसपास कोई सिस्टर नहीं थी। वो रमेश को देखकर, आपको देखने के बाद से पता नहीं मुझे क्या हो गया। आप ही मेरे पति हो, मैं किसी और को अपने पति के रूप में नहीं मान सकती। इतना कहकर वो जाकर रमेश के ललाट पे चूमती है। वैसे ही रमेश हिल उठता है। अनामिका फिर से रमेश को चूमती है। रमेश फिर से हिलने लगता है। भागते हुए अनामिका डॉक्टर साहब के पास जाकर जो कुछ हुआ सब बताती है और डॉक्टर साहब को लेकर जल्दी जल्दी रमेश के पास लौट आती है। तब तक रमेश उठकर बिस्तर पे बैठा हुआ था और चारों तरफ आश्चर्य से देख रहा था। डॉक्टर आके रमेश की जांच करने लगते हैं। फिर सिस्टर से रमेश को पता चलता है कि अनामिका ने कैसे उसकी मदद की है और किस तरह से उसकी जान बचाई है। 2-3 दिनों में रमेश ठीक हो जाता है। फिर वो अनामिका के घर से जाने लगता है। ये देखकर बौनी अनामिका दरवाजे के पास खड़ी होकर आंसू बहाने लगती है। रमेश ये चीज गौर करता है। चाचा जी, अनामिका से मेरी शादी करवा दीजिए। मैं अनामिका के बिना नहीं जिंदा रह सकता। ये सुनकर अनामिका और सुभाष दोनों ही बहुत खुश होते हैं। मंदिर ले जाके दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी करके बौनी अनामिका को अब रमेश अपने घर ले आता है। जो कुछ हुआ रमेश शारदा और प्रसाद को खुल के बताता है। शारदा और प्रसाद तहे दिल से बौनी अनामिका को अपने घर में बहू के रूप में स्वीकार करते हैं और सभी एक साथ मिलजुल के खुशी खुशी जीवन बिताने लगते हैं। आज यहीं तक, नई कहानी लेकर हम फिर हाजिर होंगे। नमस्कार। बेटी सीता 6 महीने की गर्भवती थी। उसकी माँ उसे बिस्तर पे सुला रही थी। अरे गांव की बहू अनामिका, कहाँ मर गई? दूध लेकर आओ। जैसे ही शारदा के चिल्लाने की आवाज आती है, अनामिका जो कि गांव की बहू थी और वो 8 महीने की गर्भवती थी, दूध गर्म करके एक ग्लास में लेकर वो धीरे धीरे शारदा के पास आती है। 1 गिलास दूध लाने में तुम्हें इतना वक्त लगता है? क्या कर रही थी? इस तरह गुस्से से शारदा कहती है और कस के एक थप्पड़ उसे लगाती है। अनामिका रोने लगती है। जाओ, जाके देख के आओ। शहर की बहू 5 महीने की गर्भवती है, उसे क्या जरूरत है? इस तरह से कहने पे अनामिका रोते रोते उस कमरे से बाहर चली जाती है। 1 घंटा निकल जाता है। शारदा और प्रसाद बात कर रहे होते हैं। छोटा बेटा विनीत अपनी 5 महीने की गर्भवती पत्नी प्रतिमा को लेके शारदा के पास आता है। माँ, हमें अस्पताल जाना है। इस तरह कहने पे बिना सोचे समझे एक बंडल निकाल के शारदा उन्हें दे देती है। तुम लोग क्या कृष्णा मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल जा रहे हो? हाँ माँ। ठीक है, सावधानी से गाड़ी से जाना और डॉक्टर ने क्या कहा फोन करके बताना। ठीक है माँ जी, अगर वो फोन करके बताना भूल गए तो मैं आपको जरूर फोन करके बताऊंगी। इतना कह के वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर बड़ा बेटा रमेश और उसकी 8 महीने की गर्भवती पत्नी अनामिका शारदा के पास आती है। उन्हें देखकर प्रसाद बहुत खुश होकर कहते हैं, शारदा, बड़ा बेटा बहू आए हैं। मेरी आंखें हैं, अंधी नहीं हूँ। हाँ बताओ बेटा, तुम अपनी गांव की बीवी को लेकर क्यों आए हो? और क्या शारदा, बड़ी बहू 8 महीने की गर्भवती है, अस्पताल जाना होगा ना, उन्हें पैसे चाहिए। गांव की लड़की है ये, प्राइवेट अस्पताल देख के डर जाएगी। बेटा, इसे किसी सरकारी अस्पताल में ले जाना बेटा। उसकी बातें सुन के रमेश और अनामिका ने बिना कुछ कहे सर झुका के वहाँ से चले गए। प्रसाद को बहुत गुस्सा आया। ये क्या शारदा, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? बेटा अच्छा कमाता है, तुम्हारा छोटा बेटा तो बेरोजगार है। उन्हें तुमने पूरा पैसों का बंडल देकर प्राइवेट अस्पताल जाने को कहा और जो पैसे कमा के दे रहा है उसे कह रही हो सरकारी अस्पताल में दिखाने ताकि कम खर्च हो। ये सही नहीं कर रही हो। बड़ी बहू जब से सुबह से उठती है घर का सारा काम काज करती है, शाम तक बिना थके हारे पूरा काम करती है। घर का सारा काम काज, खाना पकाना, कपड़े धोना, एक एक काम बड़ी बहू सुबह से लेके शाम तक करती है। आप इसलिए ये सब कह रहे हो क्योंकि आपको गांव की बहू के लिए ज्यादा लगाव है?
इस तरह कहने पे रमेश गांव की पत्नी अनामिका को ऑटो में बैठाकर सरकारी अस्पताल ले जाता है। फिर एक दिन रमेश ऑफिस से घर लौटने के वक्त फल खरीद के घर ले आता है। अनामिका, ये फल लेके तुम फ्रिज में रख दो और खाते रहना। डॉक्टर कह रहे थे कि तुम बहुत कमजोर हो। ऐसा कह ही रहा था तभी शारदा वहाँ जाती है। देखती है बहू के हाथ में फलों का थैला। बहू नहीं समझी होगी, मैं समझा देती हूँ, तुम हाथ पैर धो लो। फिर रमेश बिना कुछ कहे वहाँ से चुपचाप चला जाता है। शारदा अनामिका को गुस्से से देखने लगती है। जाके इन फलों को फ्रिज में चुपचाप रख दो और जब तक मैं ना कहूँ तब तक अगर एक भी फल खाई तो देख लो। इस तरह कहने पे अनामिका रोते रोते वहाँ से चली जाती है और फलों को ले जाकर चुपचाप फ्रिज में रख देती है। रात के वक्त रमेश अनामिका को बिस्तर पर बैठाता है और कुछ फल लाके देता है। खाओ अनामिका, मुझे पता था माँ तुम्हें खाने नहीं देगी, इसीलिए मेरे बैग में पहले से ही कुछ फल रखा था। फिर वो प्यार से खिलाता है। थोड़ी देर बातचीत करते हैं और फिर दोनों सो जाते हैं। अगले दिन रमेश और प्रसाद दोनों ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। सोफे पे बैठ के शारदा अनामिका को बुलाती है। अरे अनामिका, फ्रिज से कुछ फल लेके उसे काट कर छोटी बहू को दो और मेरी बेटी सीता को दो। उसकी बातें सुनकर अनामिका रोते रोते फल लेकर किचन में जाती है। फल काट के वो प्रतिमा और सीता दोनों को देती है। वो दोनों आराम से सोफे पे बैठ के टीवी देखते देखते मजे से फल खाती है। जब अनामिका वहाँ से जा ही रही थी, कहाँ जा रही हो? सर दर्द हो रहा है माँ जी, थोड़ी देर सोना चाहती हूँ। ऐसा? मैं ममता को बोली थी गोबर देने के लिए फूलों के पेड़ में डालेंगे, जाओ लेकर आओ। इस तरह कहने पे बिना कुछ जवाब दिए अनामिका वहाँ से चली जाती है और ममता के यहाँ से गोबर का टोकरी उठा के ले आती है। अनामिका जब ये सब काम कर रही होती है उस वक्त भी वो दोनों बैठ के सोफे पे आराम से फल खा रहे होते हैं और अनामिका का मजाक उड़ा रही होती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। फिर अनामिका, प्रतिमा और सीता तीनों ही स्वस्थ संतानों को जन्म देती है। शारदा अपनी छोटी बहू का बेटा सीता का बेटा को हमेशा गोद लेती थी, पर वो अनामिका की बेटी को कभी गोद में नहीं लेती थी। चाहे कुछ भी हो जाए, बच्ची रो रही हो, अनामिका काम में व्यस्त हो, फिर भी वो कभी उसे उठाती नहीं थी। एक दिन शारदा को आंखों में इन्फेक्शन होता है। वो प्रतिमा को बुलाती है दवाइयाँ डालने के लिए। छी, ये तो फैलने वाली बीमारी है, ना मैं जाऊंगी ना अपने बच्चे को दूंगी। इस तरह कह के वहाँ से वो चली जाती है। सीता, कम से कम तुम माँ के तो आंखों में दवाई दे दो। बाप रे, मैं नहीं दे सकती माँ, पहले तुम ठीक हो जाओ तभी मैं आऊंगी, कहकर वो चली जाती है। शारदा बहुत दुखी हो जाती है। तब तक अनामिका शारदा के पास आती है। उसके कंधे पे वो हाथ रखती है। माँ जी, मैं आ गई हूँ आपके पास, दवा दे देती हूँ। ये बहुत फैलने वाली बीमारी है, आपको थोड़ा अच्छे से सावधानी बरतनी होगी। उसकी बातें सुन के शारदा को बड़ा दुख होता है। वो अपना दिल निकाल के पूरे दिल से अनामिका से माफी मांगती है। मुझे माफ कर देना बहू, मैंने बहुत तुम्हारा मजाक उड़ाया है। तुम जब गर्भवती थी तुम्हें पेट भर के खाना तक नहीं दिया। तुम्हारे ऊपर थोड़ा भी दया किए बिना तुम्हें गोबर तक लाने के लिए कही थी। इस तरह वो रोने लगती है। अनामिका उसे समझाते हुए कहती है, अरे माँ जी, आपने वो सब किया इसीलिए तो बिना ऑपरेशन के आज मुझे बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई। देखिए उसी तरह प्रतिमा और सीता का ऑपरेशन करके डिलीवरी करना पड़ा। अभी उन्हें कितनी परेशानी हो रही है। इसी दौरान प्रसाद वहाँ पे आ जाते हैं। बड़ी बहू होने के नाते आज तुमने नाम कमा लिया। फिर अनामिका वहाँ से चली जाती है। फिर एक हफ्ते के बाद शारदा की आंखों का संक्रमण कम हो जाता है और तब से वो अनामिका के साथ बड़े प्रेम भाव से रहने लगती है।